अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा अहमद बट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय बी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 43 कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी है क्या? कंज्यूमर साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो स्टडी करती है बिहेवियर्स ऑफ बायर। जो हम एज अ कस्टमर जिन चीज़ों को बाय करते हैं उन चीज़ों को उनका बिहेवियर हम लोगों का जब भी कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले उनके पीछे जिनका हैंड होता है उनमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का हाथ होता है कि एक इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को जो बायर है उसको उन चीज़ों को वो पिक करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जब भी सेल्स लगती हैं तो हम उस पर बिग बिग मेंशन किया होता है 50% ऑफ एंड 70% ऑफ एंड 80% एंड ऑल डैट। वो किस लिए होता है? एक हम लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेल लगेगी तो उस पर इतना ऑफ होगा, बेशक वो उन्होंने डबल ट्रिपल कीमतें करके उस पर वो कट डाउन करके उन्होंने ओरिजिनल प्राइस ही पे हमें चीज़ मिल रही हो। लेकिन हम लोग हमेशा जब भी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जब जब सेल लगती है तो वहाँ पे बहुत रश होता है। इसमें हम जेंडर का डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे कि सिर्फ मेल्स में होते हैं या सिर्फ फीमेल्स होती हैं, मेल फीमेल दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी वो सेल का नाम सुनते हैं कि अच्छा उनके फेवरेट ब्रांड पे सेल लगी हुई है या किसी भी ब्रांड पे सेल लगी हुई है। अब होता क्या है, इन ओरिजिनल वो लोग क्या करते हैं कि वो सेल के नाम पे इन शॉर्ट पे वो धोखा कर रहे होते हैं। लेकिन वो सेल, क्योंकि उनको एक पता है कि हम लोगों की एक माइंड सेट हो चुका है सेल के नाम पे कि सेल में हमें चीज़ सस्ती मिलेगी, तो हम सेल का नाम सुनते साथ फ़ौरन उन आउटलेट्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सेल लगी होते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी इन सारी चीज़ों को डील करती है कि किस तरह से हमने अपने बायर्स को अट्रैक्ट करना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, किस तरह से वो किन चीज़ों को वो परचेज़ करेंगे और हमें कितना प्रॉफिट होगा। कंज्यूमर साइकोलॉजी फोकस करती है बायर्स के बिहेवियर का कि जब वो मार्केट प्लेस पे डिसीजंस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के बीच में, तो वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किस बेसिस पे वो वैल्यू देते हैं, या उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के उनका फैक्ट देखती है। क्या एडवर्टाइजमेंट के बाद कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है या कम सेल होती है, कौन सी एज के लोग उसको ज़्यादा बाय करते हैं, मिडिल एज के या अडल्ट ज़्यादा करते हैं या चाइल्ड ज़्यादा करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स बच्चों के लिए होते हैं कि बच्चे जब भी मार्केट जाते हैं सिर्फ वही चीज़ पिक करते हैं। इसी तरह से वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि इस एडवर्टाइज को करने के बाद 2-3 एडवर्टाइज वो बनाते हैं और उसके बाद वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा सेल हुआ है और क्यों उसकी रीज़न ऑफ सेलिंग क्यों है ज़्यादा। कंज्यूमर साइकोलॉजी आता है जी APA के डिवीज़न 23 के अंडर। अच्छा जी, अब हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट स्टडी क्या करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसी भी प्रोडक्ट की तरफ किसी भी इंसान का एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारे रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं या बाय करते हैं उसके बाद हमारे रिस्पॉन्सेस क्या हैं, क्या वो हम दोबारा उसको परचेज़ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इन चीज़ों को कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो पैकेजिंग होती है या जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट की, वो कितनी ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी कंज्यूमर के माइंड के ऊपर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसका एम या गोल क्या है। इनके गोल्स में आता है कि कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सेस को कि वो किस तरह के होंगे, किस चीज़ के बाद किस तरह के एडवर्टाइजमेंट के बाद उनके रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे।
नेक्स्ट आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट की। किस कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट होते क्या हैं वो मैं काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, उनका किस चीज़ को वो स्टडी कर रहे होते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का मेन उनका टास्क होता है कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स को रिसर्च करना कि एक जगह पे अगर कंज्यूमर का बिहेवियर एक प्रोडक्ट के बारे में ऐसा है तो दूसरी जगह पे उसी प्रोडक्ट के बारे में उनका बिहेवियर नेगेटिव क्यों है। अगर एक जगह पे पॉजिटिव है तो दूसरी जगह पे नेगेटिव क्यों है। क्या वहाँ पे प्रोडक्ट्स सही नहीं अवेलेबल की गई हैं या वहाँ के लोगों को वो प्रोडक्ट्स सूट नहीं करती। डेफिनेटली हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं होती। बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके इस्लामाबाद के एरिया के लिए बहुत अच्छे होंगे, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वही ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके कराची के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही नहीं होंगे। इसी तरह से बाकी मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल इसलिए दिया कि बहुत इजीली समझ में आ जाती है चीज़। इस तरह से बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर हम ड्रेसेस वाली साइड पे जाएं तो बहुत सी ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पंजाब के लोग ही पहनते हैं, पहनना पसंद करते हैं। उनके ड्रेस डिज़ाइंस ऐसे होते हैं, प्रिंटेड ड्रेस डिज़ाइंस की मैं बात करूँ यहाँ पे। इसी तरह से जो बलूचिस्तान के या KPK के साइड के लोग हैं उनके ड्रेस डिज़ाइंस बिल्कुल सेपरेट से होंगे। उनमें हर किसी के ड्रेस डिज़ाइन उस एरिया के अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर हम एक झलक में देखें तो हमें पता चल जाता है कि ये ड्रेस यहाँ का नहीं है, ये ड्रेस किसी और एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं कि क्या एक जगह का जो रूल्स हैं या एक जगह का जो स्टाइल है क्या वो दूसरी जगह पे भी उसी तरह से पसंद किया जाता है या नहीं, या वो ओकेजनली उस चीज़ों को पसंद करते हैं या वो डेली रूटीन में भी उन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो J.B. वाटसन फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी का रोल उसको साइकोलॉजी को अप्लाई किया एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर। J.B. वाटसन का मानना ये था कि हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी भी बोलते हैं, लेकिन ये तब तक साइंटिफिक स्टडी नहीं हो जाती जब तक हम इसको रिसर्च की बेस पे इसको एप्लीकेशंस करके इसकी फर्दर हम इसको प्रूफ नहीं कर लेते। J.B. वाटसन ने ख़ुद कुछ डिज़ाइंस डेवलप किए थे जो स्पेसिफिकली उसने किए थे जॉनसन्स बेबी पाउडर के लिए। अब इसमें उसने सिर्फ स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट नहीं किया था, उसमें उसने मदर्स को भी टारगेट किया था कि मदर्स को जो एंग्जाइटी हो जाती है कि हाय हम बच्चे को क्या लगाएं और क्या ना लगाएं, बच्चा बहुत छोटा है बच्चे को कुछ हो ना जाए। यूजली जिनके फर्स्ट बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक्स हो जाती हैं मदर, तो उनको टारगेट करते हुए उसने एक ऐड अपना बनाया और उसमें उसने क्राइटेरिया जो टारगेट पॉपुलेशन थी वो उसकी मदर्स थी, नॉट चाइल्ड। उसके बाद उसने उसको एडवर्टाइज़ किया, उसके बाद उसने फर्दर उस पर रिसर्च की कि इसका क्या रिस्पांस आया है आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, उसका कितना रिस्पांस आया, कितनी प्रोडक्ट्स ख़रीदी गई हैं जॉनसन्स की। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फोकस ऑफ इंटरेस्ट। साइकोलॉजिस्ट का फोकस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं कंज्यूमर्स के बिहेवियर को, उनके लाइक्स को, उनके डिसलाइक्स को। फर्दर वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें ऐसे कौन से एड्स बनाने चाहिए, उन एड्स में हमें वर्डिंग कौन सी यूज़ करनी चाहिए, हमें उन एड्स में कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए कि वो एड को ज़्यादा इन्हेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वो एड्स टारगेट कर सकें। वो एड्स सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए ना हो, वो एड्स सबके लिए हों, ये सबको वो टारगेट कर सकें। अब कंज्यूमर साइकोलॉजी स्पेसिफिक जेंडर्स को भी इसमें मेंशनेट कर रही होती है। कभी आपने अक्सर ऐड देखे होंगे वो सिर्फ स्पेसिफिक वुमेन के एड्स होंगे और उनमें सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जा रही होगी। कुछ एड्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ मेन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जा रही होती है और वो डिज़ाइन करते हैं इनको कि किस तरह से हमने टारगेट करना है पॉपुलेशन को, मेंस को किस तरह से हमने टारगेट करना है अपने एड्स के थ्रू, वुमेन को किस तरह से हमने टारगेट करना है कि वो ये चीज़ ख़रीदें और इस चीज़ को परचेज़ करें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फील्ड्स ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। अब कंज्यूमर साइकोलॉजी के सब फील्ड्स क्या हैं जिनको वो एज ए कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट कोई स्टडी कर रहा होता है। एडवर्टाइजिंग,
उसका मैं बार बार जिक्र कर चुकी हूँ। परसेप्शन के जो कंज्यूमर्स हैं उनके परसेप्शन कैसे है किसी भी चीज़ को लेते हुए। लाइफ स्टेज को स्टडी किया जाता है कि कौन से टाइम पीरियड के लिए ये जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़फुल है, या कौन से एज के लिए ये यूज़फुल है, या कौन से एज का इस ऐड को देखने के बाद या इस प्रोडक्ट को देखने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा। मोटिवेशन, कितनी प्रोडक्ट्स में कितनी ज़्यादा हम अक्सर कुछ वर्डिंग ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हम जब भी मार्केट में हम वो प्रोडक्ट लाजमी लेके आएँ। साइकोलॉजिकल प्राइसेस, कि जो प्राइस है किसी भी चीज़ की वो कंज्यूमर के माइंड को कितना अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैंने पहले बात की सेल की, जब हम बात करते हैं हम कहते हैं 50% ऑफ़ या 70% ऑफ़, ये हमें 50 या 70% ऑफ़ वाला जो डिजिट है ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से ये प्राइस के ऊपर कोई भी ब्रांड अपनी प्राइस टैगिंग करने से पहले इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी ज़्यादा चीज़ सेल होगी, कम प्राइस वाली या ज़्यादा प्राइस वाली। फर्दर वो मार्केट रिसर्च देखते हैं कि मार्केट रिसर्च में अब उन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को सेल किया, क्या ज़्यादा लोगों ने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को सेल किया है या जो सस्ते प्रोडक्ट थी उनको सेल किया, उनको बाय किया है। और अगर उन्होंने किस बेस पे बाय किया है, क्या वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी इसलिए बाय किया, क्या वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी इसलिए बाय किया, जो महंगी प्रोडक्ट्स थी वो कौन सी प्रोडक्ट्स थी जिनको बाय किया है, और जो सस्ती प्रोडक्ट्स थी वो कौन सी प्रोडक्ट्स थी जिनको किसी भी कंज्यूमर ने ख़रीदा है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। अब कंज्यूमर साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, हम इसमें किस चीज़ को स्टडी करते हैं, कंज्यूमर्स बिहेवियर को, उनकी पर्सनैलिटी को, कि अगर कोई लो क्लास बंदा है, लो मिडिल क्लास है तो वो किस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करेगा, मिडिल क्लास है तो वो कैसी करेगा, अपर क्लास है तो वो कैसे ड्रेसिंग करना पसंद करता है। सेल्स की, जैसे मैंने बात की है कि सेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं तो कितने % सेल लग रही है, कौन सी चीज़ सेल पे लग रही है। मार्केटिंग वैल्यूज़ की क्या है चीज़ की, प्रोडक्ट चॉइस, मतलब हर किसी की प्रोडक्ट चॉइस अच्छी नहीं होती, तो प्रोडक्ट वो उसके एरिया के अकॉर्डिंगली हमेशा प्रोडक्ट्स होंगी। आपने इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंगली हमेशा शॉपकीपर्स प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, और अगर आप उनसे सेकंड किसी और चीज़ की बात पूछ लें, किसी और प्रोडक्ट का पूछ भी लें, तो वो आगे से उनका जवाब होता है कि मैम या सर इस एरिया में ये चीज़ सेल नहीं होती। फर्दर हम देखते हैं प्रोडक्ट प्रेफरेंस को, कि किस प्रोडक्ट को क्या कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रांड रॉयल्टी, कि जो ब्रांड है वो कितना रॉयल है अपने कस्टमर्स के साथ। उसके अगर कोई ब्रांड है तो उसके जो ड्रेसेस हैं या शूज़ हैं या बैग्स हैं वो कितना असर चल सकते हैं, क्या उसको यूज़ करने के बाद जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं भी या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी लर्निंग प्रिंसिपल्स कंज्यूमर साइकोलॉजी के लिए, कि किसी भी लर्निंग जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो यूटिलाइज़ करते हैं, उनमें 3 हमारे बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल्स आते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि मॉडल्स को यूज़ किया जाता है चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो एक ड्रामा है अर्तुगरुल, उसकी जो मेन हीरोइन है उनको किसी मोबाइल के ऐड में लिया गया है। वो किस लिए लिया गया है? सिर्फ एक चीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए लिया गया है। उस चीज़ को हम लोगों का परसेप्शन ये होता है कि अच्छा ये इस ऐड में या इस चीज़ में ये मॉडल हैं या ये फिल्म स्टार हैं या ये एक्टर हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं। फर्दर सेकंड हमारे पास जो लर्निंग आते हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग आते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब एक चीज़ के साथ आप किसी दूसरी चीज़ को रेनफोर्स कर देते हो। अब आई एम नॉट श्योर कौन सा ब्रांड है, एक सोप का ब्रांड है, उसके में वो कभी कभी आपको ऑफ़र दे देते हैं कि जी आपको इसमें से कोई ना गोल्ड कॉइन मिलेगा, कोई गोल्ड पेंडेंट मिलेगा, या सनसिल्क वाले अक्सर अपने शैम्पू के पीछे उन्होंने एक कूपन अपना मेंशन किया होता है कि जी आप इसको स्क्रैच करेंगे, आप इसको इस नंबर पे भेजें तो आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस मिलेंगे एंड ऑल दैट। तो ये क्या है? ये रेनफोर्समेंट है कि एक ब्रांड आप ले रहे हो या लेना सोच रहे हो, तो आप
दूसरी चीज़ उसको रेनफोर्स कर देते हैं वो किसी चीज़ के साथ, किसी लालच के साथ कि आप क्या पता शैम्पू तो आपने लेना है ना, चलो आप कहते हैं जी चले हम अपनी लक ट्राई कर लेते हैं, हम वो वाला शैम्पू यूज़ कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसका जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि कंडीशनिंग लर्निंग क्या होती है कि हम किसी उसको मॉडल को ऐड कर देते हैं, तो हम इसको सोचते हैं कि जी ये यूज़ कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। अब इसी तरह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी आता है कि अक्सर हम चीज़ें तब यूज़ कर रहे होते हैं या वो चीज़ हम ले रहे होते हैं जिनको कोई हमारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस उसको प्रमोट करते। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने निकाला हुआ है कि वो कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करती हमें नज़र आ रही होती हैं कि जी ये हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ हमारे बैग में ऑल द टाइम होती है, या नॉर्मली अपने इंटरव्यूज़ में वो चीज़ हमें शो करवा रहे होते हैं। वो जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं उसके बाद हम भी वही चीज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं, वही प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या पता ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जो एक एक्टर होकर इस लेवल पे होकर वो इस चीज़ को यूज़ करे तो हम भी इसको यूज़ करके देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को या किसी भी प्रोडक्ट को प्रेफर करने में वो हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है पर्सनैलिटी टाइप या ब्रांड रॉयल्टी। अब ब्रांड का भी मैंने बता दिया कि अगर तो ब्रांड की वो चीज़ हमें सूट करेगी या जिस तरह का उन्होंने ऐड दिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ जो हमारे माइंड में परसेप्शन उस ऐड को देख के बन गई है, अगर वो ब्रांड हमारे परसेप्शन पे पूरा उतरेगा तो हम नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ज़रूर लेना चाहेंगे। या अगर हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम कोई भी चीज़ या किसी भी ब्रांड की चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं और वो हमें सूट करी है तो हम हमेशा वो ब्रांड लेंगे। फिर इसमें हमारी क्लास डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम पीयर प्रेशर कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर ने कोई चीज़ प्रोडक्ट यूज़ की है और वो मुझे बार बार उस चीज़ को रिकमेंड करे कि नहीं तुम भी इसको यूज़ करके देखो, तुम भी करके देखो, तो एट दी एंड मैं उस चीज़ को यूज़ करके देख लूँगी, चाहे मैं दिल करेगा या चाहे नहीं करेगा। रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, क्या वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही, उसका लोगों का उसके बारे में क्या रिव्यू है, उस हिसाब से हम उस चीज़ को देखते हैं। फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं और बहुत से लोगों के रिव्यूज़ उसके बारे में बहुत अच्छे होते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी पैकेजिंग, कि जो प्रोडक्ट पैक की गई है वो किस टारगेट ग्रुप के लिए पैक की गई है। अगर वो फीमेल्स के लिए पैक की गई है तो उसमें पिंक कलर रेड कलर का कॉम्बोज लाजमी होगा। अगर वो बॉयज़ के लिए छोटे बच्चों के लिए पैक की गई है तो उसमें ब्लू का कॉम्बिनेशन लाजमी होगा, और अगर छोटी बच्चियों के लिए पैक की गई है तो फिर वो उसमें पिंक कलर लाजमी ऐड होता है। आप इन चीज़ों को अगर पहले आपने कभी फोकस नहीं किया तो अब फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट उसमें क्वालिटी कैसी है किसी भी प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजमेंट जब हम दे रहे होते हैं तो वो किस तरह से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को और कितने लेवल पे चल के वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, क्या उनका एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि उससे हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है या सिर्फ लोअर क्लास लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं या मिडिल क्लास अट्रैक्ट हो रहे हैं या अपर क्लास सिर्फ उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हर ब्रांड का, हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सबसे मेन सोर्स होता है किसी भी कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। लास्ट चीज़ आ जाती है इसमें नीड, आपको जो प्रोडक्ट आप शो करवा रहे हो उसकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सर्दियों के कपड़ों को अभी उसके एडवर्टाइजमेंट्स देना स्टार्ट कर दें, जीन्स की, जैकेट्स की या डेनिम जैकेट्स की या जिस भी चीज़ की आप अभी उसको एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर दो तो वो डेफिनेटली गर्मियों में ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, कोई भी उसको परचेज़ नहीं करेगा, ना ही उसको करना चाहेगा आप भी परचेज़, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ आप सर्दियों में देखोगे तो आप डेफिनेटली उसको बाय करना चाहोगे, आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, आपको वो अच्छी लग रही होगी तो वो आप उस चीज़ को लोगे। लेकिन अगर सर्दियों में गर्मियों के कपड़ों को एडवर्टाइजमेंट होगी तो आप कभी भी वो उस चीज़ को नहीं लेंगे। आप कंपेयर करेंगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत है या मुझे गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत है। आप उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, हमेशा जो बायर होता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चीज़ को लेता है।
तो जब भी इन चीज़ों को एडवर्टाइज़ किया जा रहा होता है तो उसमें नीड को देखा जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनका इस वक्त नीड ऑफ माइंड क्या है, उनको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली उनको चीज़ें शो करवाई जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग अपील को। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जब भी कोई हम एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं तो हम उसमें पॉजिटिव अप्रोच देख रहे होते हैं कि क्या ये हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक्साइटमेंट करेंगे, उसको हैप्पीनेस देगी, या उसके बाद इनका रिएक्शन क्या होगा। इस चीज़ को उन्होंने फोकस करते हुए एडवर्टाइजमेंट को 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। एक सॉफ्ट सेल अपील थी और एक हार्ड सेल अपील थी। अब सॉफ्ट सेल अपील में क्या था कि वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट थ्रू इमेजेस कर रहे होते थे। अब उसमें इमेजेस में क्या होता था कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट इस तरह से आएगा। वो इमेजेस के थ्रू आपको उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को समझाते हैं कि पहले आपका, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी ब्यूटी क्रीम की बात ले लेते हैं कि उसमें वो आपको बताते हैं कि अगर आपका कम्प्लेक्शन पहले डल है या डार्क है तो ये क्रीम यूज़ करने के बाद आपका कम्प्लेक्शन फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो वीक्स की और डेज़ के हिसाब से वो उन्होंने एक आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं कि वो जी फर्स्ट डे में आपका ऐसा था तो 14 डेज़ बाद आपकी जो आपका फेस होगा वो इस तरह से ग्लो करेगा, उसमें इस तरह से नीटनेस आ जाएगी। इसमें वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी क्रीम से ज़्यादा, अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा अपनी पिक्चर को सेल कर रहे होते हैं। अब पिक्चर्स को सेल वो किस तरह से कर रहे होते हैं कि जब आप उस पिक्चर को देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि अच्छा इसका फर्स्ट डे ऐसा कम्प्लेक्शन था तो लास्ट इसका ऐसा कम्प्लेक्शन हुआ है, तो मेरे कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली ये क्रीम सूट कर रही है, मुझे इसको लेना है ताकि मेरा कम्प्लेक्शन फेयर हो जाए या मुझे ग्लो आए या व्हाटएवर, जो भी आप लोगों का माइंडसेट होता है उस वक्त। आपके बुक में भी उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड दी हुई है कि कोई भी उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करनी हो तो ऐसे मॉडल्स को लेकर आते हैं जो ऑलरेडी बहुत प्यारी होती हैं और उनको देखकर लगता है कि वाकई इन्होंने यही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, ये प्यारी होगी। सेकंड, बॉयज़ के लिए उन्होंने एग्जांपल दी हुई है सिगरेट्स की, कि सिगरेट्स को जब भी उन्होंने सेल करना होता है तो वो इस तरह के एड या इस तरह के वो कहते हैं कि जी उससे पता चलता है कि जी मैन की एक पावर है, या जी मैन सिगरेट्स पीते हुए बहुत कूल लगते हैं और लेटेस्ट टाइप की फीलिंग्स आते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा जी, अब जो हार्ड सेल होते हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं सॉफ्ट के। इसमें वो चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो कि उस जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके फंक्शंस और उसकी कैटेगरीज़ के बारे में बताती हैं कि अगर आप ये यूज़ करोगे तो इसके बाद आपकी ये चीज़ें कम हो जाएंगी या ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, आपको इतना ना रिलाय हो गया आप इसमें या इतना नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें एसीज़ की, तो एसीज़ का जब भी कोई भी ऐड आता है तो उसमें सबसे पहले जो वो टारगेट कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आपका ये एसी यूज़ करने के बाद आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा, आपके बिजली के बिल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वो उसको फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं आपके माइंडसेट के साथ कि आपका अगर बिजली का बिल एक एसी किसी भी ब्रांड का यूज़ करने से ज़्यादा आ रहा है तो अगर आप ये वाला ब्रांड यूज़ करोगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, जैसे नॉर्मल आता है उतना ही आएगा। ये थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है क्योंकि इसमें पूरे फंक्शंस के साथ लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। फर्दर रिसर्च की गई एडवर्टाइजिंग अपील्स के बारे में कि किन चीज़ों को यूज़ करके क्या इफ़ेक्ट आता है, तो उन्होंने रिसर्च में उनको ये पता चला कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सॉफ्ट अपील भी अगर की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसमें परचेजिंग अच्छी होती है। वुमेंस के अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की या हम ड्रेस की बात करें तो उस साइड पर अगर हम देखें तो उसमें सॉफ्ट अपील भी यूज़फुल होती है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं शूज़ की या हम परफ्यूम्स की बात करते हैं या हम बात करते हैं बैग्स की बात करते हैं तो उसमें सॉफ्ट नहीं हार्ड अपील यूज़ होगी। इसी तरह से उन्होंने फर्दर कहा कि जब हम फर्नीचर्स की बात करते हैं या हम अपने हाउस होल्ड चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हमें सॉफ्ट अपील की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें ज़रूरत होती है हार्ड अपील की, तो उसमें हार्ड अपील्स को ही टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग एंड बाइंग बिहेवियर।
जिस तरह से ये अपने वर्ड से ही पता चल रहा है, सेल्फ मोनिटरिंग, ख़ुद को मोनिटर करना कि आपका किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में कैसा माइंडसेट है, या आपका माइंडसेट क्या सोसाइटी के अकॉर्डिंगली है या नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, जो हाई सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टोर पे कुछ लेने गए हो और वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो आप कोई और चीज़ लेकर आ जाओगे, उसी का अल्टरनेट आप लेकर आ जाओगे। शॉपकीपर्स आपको उसका अल्टरनेट दिखाएंगे, आप वो लेंगे और आप आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई लो सेल्फ इस्टीम वाला है तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं लेगा। उसको जो उसका माइंड सेट एक चीज़ के बारे में बन गया है वो उससे कभी भी नहीं हटेगा। अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको सनसिल्क का शैम्पू ही यूज़ करना है तो वो सनसिल्क का शैम्पू ही यूज़ करेगा। वो सनसिल्क की जगह डव का शैम्पू कभी भी नहीं लेकर आएगा, बेशक उसे 2-3 स्टोर्स में क्यों ना घूमना पड़ जाए। वो ढूंढ कर सनसिल्क ही यूज़ करेगा, वो डव यूज़ नहीं करेगा। जैसे मैंने फर्दर पीछे कहा था कि हम जब भी कोई भी एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं तो हम उसमें हर चीज़ को देखते हैं कि क्या जो हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि क्या वो नॉर्मल लोग ले सकते हैं या वो नहीं ले सकते, क्या वो एक लो क्लास फैमिली उस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है नहीं कर सकती, अपर क्लास फैमिली में उस चीज़ को लेके क्या कंसर्न्स होंगे, वो इस चीज़ को प्रेफर करेगी या नहीं करेगी। साइकोग्राफिक्स के ज़रिए लोगों को 3 से 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि इस कैटेगरी के लोग इस टाइप की चीज़ को पसंद करते हैं, या इतनी कीमत तक की चीज़ को ये ले सकते हैं, या इतने तक की चीज़ ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए वैसा ही चीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाता है, या वैसे ही जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको 3 to 4 ब्रांड्स की, एक चीज़ के 3 to 4 ब्रांड तो कम से कम पड़े होते हैं। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस से लेकर कम से कम प्राइस तक की वो चीज़ आपको दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर सिर्फ शैम्पू की बात करें तो शैम्पू आपको 300-400 रुपये से लेकर, शायद इससे भी कम, 100 रुपये से लेकर आपको ये रेंज इसकी बढ़ती जाती है और 10,000 तक के आपको शैम्पू नज़र आते हैं। अब इसमें आपकी अकॉर्डिंग टू आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को परचेज़ करते हो। फर्दर इसी तरह की लाइफस्टाइल या वैल्यूज़ जो हम लोगों की बनी होती हैं, किसी भी अपनी एक बिलीफ या वैल्यू सिस्टम बना होता है हर इंसान का, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं आगे टर्म नीड ड्राइवन कंज्यूमर्स इंक्लूड। इसमें हमारे पास आते हैं सर्वाइवर्स और सस्टेनर्स। आउटर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स में हमारे पास बिलोंगर्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं, एम्यूलेटर्स आते हैं। इनर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स में आई मी मतलब अपनी ज़ात को पहले प्रेफर किया जाता है, या अपने एक्सपीरियंसेस को, या अपने सोशल कॉन्शियसनेस जो हमारा है इस चीज़ को फोकस किया जाता है। कंबाइंड एंड आउटर इनर डायरेक्टेड ग्रुप में देखा जाता है कि इसमें उनका डिस्टिंक्शन पैटर्न होता है। किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए उनका बिहेवियर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू नीड उनका ये बिहेवियर चेंज होता रहता है। अब हर ग्रुप की अपनी अलग वैल्यूज़ हैं, अपनी अलग तरह की नीड्स हैं, और उनका लेवल ऑफ इंटरेक्शन भी अलग तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड ड्राइवन कंज्यूमर्स की। ये कोई भी चीज़ परचेज़ करते वक्त अपनी बेसिक और एलिमेंट्री नीड्स को पहले फोकस करते हैं। उन्हीं चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं जो उनके बेसिक ज़रूरियात हैं, या जो एलिमेंट्री या बेसिक से थोड़ी सी ऊपर आप कर लो कि वो उसको भी कंसीडर करते हैं कि नहीं, इसके बग़ैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। आउटर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कोई भी चीज़ इसलिए परचेज़ करते हैं ताकि वो ख़ुद को सेल्फ अवेयर रख सकें, या वो चीज़ों के बारे में नॉलेज इस वजह से गेन करते हैं ताकि उनको ख़ुद चीज़ों का पता हो, चाहे वो चीज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन उनके पास नॉलेज हर चीज़ के बारे में ज़रूर होता है। ये सारी 4 जो स्टेजेस बताई गई वो भी इसी तरह से बताई गई जिस तरह से मैस्लो की हायरार्की की थ्योरी थी। जिस तरह से उसने नीड्स को बताया था कि पहले इंसान अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। जब आपके पास इतना हो कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं तो उसके बाद आप अपनी सेकंड अप्रोच की तरफ जाते हैं। जब आपकी फर्स्ट सेकंड अप्रोच कंप्लीट हो जाती है, फिर आप थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन ऑनवर्ड आप इस तरह से मूव ऑन करते हैं।
जिन लोगों के पास फर्स्ट नीड ही पूरी नहीं हो रही वो फर्दर लग्जरियस लाइफ की तरफ या लग्जरियस की तरफ वो नहीं जाते फिर। फर्दर हम स्टडी करेंगे कि साइकोग्राफिक प्रोफाइल वो क्यों यूज़ की जाती है, उसका क्या पर्पस होता है। इसमें सबसे पहले लोगों की आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके स्पेसिफिक नीड्स हैं क्या, उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं। अगर तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम टिश्यू रोल्स हमने सेल करने हैं तो हम कैसे एरियाज़ में टिश्यू रोल सेल कर सकते हैं। क्या हम रेगिस्तानी इलाकों में उन चीज़ों को सेल कर सकते हैं जिन लोगों के पास शायद इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी ना हो। क्या अगर हम इस चीज़ को सिटी साइड पे सेल करें तो हमें उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे रखना चाहिए, उसका मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसे रखना चाहिए। फर्दर हम बात करेंगे सब कल्चरल डिफरेंसेस की कि कंज्यूमर बिहेवियर में जो सब कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और किन बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक सोसाइटी के या हर एक फैमिली के अलग तरह के नॉर्म्स और कंडीशंस होती हैं। अगर अब इस चीज़ में नॉर्मली देखा जाए तो बैक टू 4-5 ईयर्स अगर हम बैक देखें तो हमारे सोसाइटी में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमने अगर अपने घर की कोई चीज़ लेनी है, घरेलू ज़रूरत की कोई चीज़ लेनी है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो चीज़, तो हम उसको परचेज़ कर लें वो किस्तों पे, जिसमें ख्याल से जो होता है हम उस चीज़ पे उसको वो उस तरह से हम उसको परचेज़ कर लें। ये वाले हमारे पे कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग कहते हैं कि अच्छा अगर हमें 4-5 हज़ार रुपये दे के भी वो चीज़ किस्तों में मिल जाती है तो हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। फर्दर हम इस चीज़ में ये देखते हैं कि जो हम डिसीजन करना है मार्केट प्लेस पे वो हमारा डिसीजन कितना क्विक होता है या कैसा डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोच के गए हैं कि हमने इस ब्रांड की ये चीज़ लेनी है, तो अगर हम आगे जाते हैं हम उस ब्रांड की वो चीज़ नहीं मिलती तो शॉपकीपर हमें उसका अल्टरनेट दिखाता है, क्या हमने उसका अल्टरनेट लेना है या हमने किसी और शॉप की तरफ या किसी और ब्रांड की तरफ हमने मूव ऑन करना है। लेकिन हमने लेनी वो चीज़ लाजमी है या हम वेट करना पसंद करेंगे कि क्या जब दोबारा स्टॉक होगा तो उसमें क्या पता वो चीज़ आ जाए या उससे अच्छी कोई चीज़ आ जाए तो हम वो चीज़ परचेज़ कर लें। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जब जाते हैं वो कहते हैं अच्छा ये चीज़ें हैं तो इसके रिप्लेसमेंट जो है वो ही उठा के ले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम वेट करेंगे जब दोबारा स्टॉक आएगा हम तब वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। अब हमने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको लेने का पर्पस हमारा क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि अगर आपका सेल फ़ोन बार बार टूट रहा है या वह हैंग हो रहा है तो आपको सेल फ़ोन लेने की ज़रूरत है, ना कि कोई म्यूज़िक सिस्टम लेने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप सेल फ़ोन सिर्फ यूज़ करते हैं म्यूज़िक के पर्पस से दैन वेल एंड गुड, आप म्यूज़िक पर्पस ले लें। लेकिन अगर आप ओवरऑल चीज़ों के लिए सेल फ़ोन यूज़ करें तो फिर आपको सेल फ़ोन लेने की ज़रूरत है, ना कि म्यूज़िक सिस्टम लेने की ज़रूरत है। तो आपको अपने पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम है क्या, आपने किस वजह से वो चीज़ बाय करनी है, किस वजह से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ के। फर्दर हम देखते हैं ब्रांड बिलीफ कि हमारा किस ब्रांड के बारे में क्या बिलीफ है या हमारा वो बिलीफ खुद से बना है, हमारी अपनी परसेप्शन से बना है या हमारा ये बिलीफ लोगों के रवैयों की बुनियाद पे बना है। हम इस चीज़ को फोकस करते हैं जब भी हम कोई ब्रांड की कोई चीज़ लेते हैं या देखते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा इस ब्रांड की वैल्यू क्या है मार्केट में। अगर हमने उस ब्रांड की कभी कोई चीज़ नहीं ली तो हम पहले देखते हैं उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। फिर जब हम उसका आउटलेट जाते हैं तो हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं कि कितने लोग उस चीज़ को परचेज़ करके वहाँ से बाहर जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं देखते कि कितने लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। ब्रांड बिलीफ्स में हमारे अपने थॉट्स और हमारे सोशली जो थॉट्स आते हैं, हमारे सोशल परसेप्शन जो लोगों से हमें रिसीव होते हैं, हम सारों को कंसीडर करते हैं। और साथ हमारा ये भी एक परसेप्शन बन गया है कि जो जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होगी वो उतनी अच्छी होगी, चाहे ऐसा रियल में हो या ना हो, लेकिन हमारा परसेप्शन ऐसा बन चुका है। ये था आपका सारा चैप्टर कंज्यूमर साइकोलॉजी का। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।